नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही प्रोफाउंड और इंस्पायरिंग पोएम का डीप डाइव करने वाले हैं। आज का हमारा फोकस है एक मेजर इंग्लिश पोएट पर जिनका नाम है स्टीफन स्पेंडर। आज हम इनकी फेमस पोएम आई थिंक कंटिन्यूअली ऑफ दोज हु वर ट्रूली ग्रेट का एनालिसिस करेंगे। लेकिन पोएम की लाइंस पर आने से पहले उस टाइम के हिस्टोरिकल और सोशल कंटेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। स्टीफन स्पेंडर का जन्म 1909 में हुआ था और वो अपने टाइम के एक आउटस्टैंडिंग पोएट बनकर उभरे। वो 1930s के एक बहुत ही सेलिब्रेटेड पोएट्स के ग्रुप का हिस्सा थे जिसको ऑक्सफोर्ड पोएट्स के नाम से जाना जाता है। इस ग्रुप में चार मेन पिलर्स थे: डब्ल्यू एच ऑर्डन, स्टीफन स्पेंडर, सेसिल डे लुइस और लुइस मैकनीस। इन चारों को फोर मस्केटर्स ऑफ द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट भी कहा जाता है क्योंकि ये सभी ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट्स थे। इन्हें एक बड़ा ही क्रिएटिव निकनेम भी दिया गया था, मैक्स पंडे, जो इन चारों पोएट्स के नेम के इनिशियल पार्ट्स को मिलाकर बनाया गया था। डब्ल्यू एच ऑर्डन इस ग्रुप के लीडर थे, इसलिए इस ग्रुप को ऑर्डन ग्रुप या 30s पोएट भी बुलाया जाता था। ये राइटर्स एक नया और ज्यादा एक्सपेरिमेंटल लिटरेरी स्टाइल रिप्रेजेंट करते थे। स्टीफन स्पेंडर का लिटरेरी बैकग्राउंड पहले से ही काफी स्ट्रॉन्ग था। उन्हें अपने पेरेंट्स से एक बहुत ही एजुकेटेड और आर्टिस्टिक लीनियज मिली थी। उनके फादर एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट थे और उनकी मदर एक पोएट और पेंटर थी। यही वजह है कि आर्ट और लिटरेचर में उनका इंटरेस्ट नेचुरली उनके ओरिजिनल और क्रिटिकल वर्क में झलकता है। अब थोड़ा उस वक्त के माहौल पर नजर डालते हैं। ये ग्रुप ऑफ राइटर्स उस टाइम के ट्रमेटलिस्ट इश्यूज यानी बड़े पॉलिटिकल और सोशल अपहेवल्स के बारे में लिखते थे। टी.एस. इलियट ने इन्हें एक डेफिनेटली पोस्ट वॉर जनरेशन बुलाया था और ये सभी एक लेफ्ट ऑफ द सेंटर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी शेयर करते थे। 1930s का जो पीरियड था वो एग्जैक्टली दो डेडली वर्ल्ड वॉर्स के बीच का टाइम था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने यूरोप को कंप्लीटली डिवास्टेट कर दिया था। इन वॉर्स ने लोगों का लाइफ को देखने का नजरिया ही बदल दिया था। लोगों का फेथ और हैलोड वैल्यूज क्रम्बल हो चुके थे और उनका बिलीफ ऑलमोस्ट एथिज्म और निहिलिज्म की तरफ बढ़ गया था। यूरोप की कंट्रीज जो ग्रेट वॉर में लड़ी थी वो इकोनॉमिकली और सोशली क्रिपल हो चुकी थी और वहां एक बड़ा इकोनॉमिक डिप्रेशन छा गया था। एक तरफ सोवियत यूनियन में कम्युनिज्म बढ़ रहा था तो दूसरी तरफ जर्मनी, इटली और स्पेन में फैसिज्म का कंट्रोल बढ़ गया था। इस कांस्टेंट टर्मोइल के बीच स्टीफन स्पेंडर जैसे आइडियलिस्ट ने फेसिज्म के ऑल्टरनेटिव के रूप में कम्युनिज्म को अपनाया। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि स्टीफन स्पेंडर पर्सनली स्पेन गए थे स्पेनिश सिविल वॉर के दौरान जनरल फ्रैंको की फेसिस्ट फोर्सेस के अगेंस्ट लड़ने के लिए। हालांकि उन्होंने फिजिकल फाइटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपना पावरफुल पेन उठाया और पोएम्स फॉर स्पेन लिखी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता और सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया, स्टीफन स्पेंडर हेरोइक्स के रियलिटी और कम्युनिज्म से डिसइल्यूशनड होने लगे। इस डिसइल्यूशनमेंट के चलते ही उन्होंने बाद में अपना प्रोज कलेक्शन द गॉड दैट फेल्ड लिखा। जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो उन्होंने अपना फोकस मोस्टली प्रोज राइटिंग की तरफ शिफ्ट कर लिया, जिसमें लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग और फिक्शन शामिल थे। तो दोस्तों ये था हमारे ऑथर और इस टेक्स्ट के पीछे का एक सॉलिड हिस्टोरिकल फाउंडेशन, जिससे अब आपको ये पोएम का मूड और उसकी ग्रेविटी अच्छे से समझ आ जाएगी। चले फिर फटाफट से बिना किसी डिले के हेड करते हैं हमारे पोएम के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पर। पोएम स्टार्ट होती है कुछ ऐसे: आई थिंक कंटिन्यूअली ऑफ दोज हु वर ट्रूली ग्रेट। पोएम की शुरुआत एक बहुत ही डायरेक्ट और पावरफुल स्टेटमेंट से होती है। पोएट कहते हैं कि वो लगातार यानी कंटिन्यूअली उन लोगों के बारे में सोचते हैं जो सच में महान थे। यहाँ कंटिन्यूअली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दिखाता है पास्ट और प्रेजेंट हमेशा कनेक्टेड है और ये महान लोग टाइम के बाउंड्रीज के पार भी हमसे जुड़े हुए हैं। स्टीफन स्पेंडर उन ट्रूली ग्रेट हीरोज को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपने एक्शन से इस दुनिया पर गहरी छाप छोड़ी है। हिंदी में एक टर्म होता है ऋणानुबंधन, जिसका मतलब एक इनविजिबल कॉर्ड जो हमें पास्ट से जोड़ती है वो होता है। ये लाइन बिल्कुल वैसे ही हिस्टोरिकल और स्पिरिचुअल कनेक्शन स्टैब्लिश करती है। हु फ्रॉम द वॉर्म रिमेंबर द सोल्स हिस्ट्री। अब शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट लाइन पर। यहाँ फ्रॉम द वॉर्म का मतलब बर्थ से लेकर और सोल्स हिस्ट्री का मतलब है पूरी ह्यूमन काइंड की हिस्ट्री, शुरुआत से लेकर अब तक। जो लोग सच में महान होते हैं उन्हें जन्म से ही एक डीप रियलाइजेशन होता है ह्यूमैनिटी के स्ट्रगल्स और टिरम्स का। वो इस हिस्ट्री को भूलते नहीं है और यही अवेयरनेस उन्हें दुनिया में एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए पैशनेट बनाती है। थ्रू कॉरिडोर्स ऑफ लाइट वेयर द आवर्स आर सन। ये लाइन मेटाफोरिकल ब्रिलियंस का एक परफेक्ट एग्जांपल है। पोएट कहते हैं कि इन महान लोगों ने अपनी जिंदगी यानी कॉरिडोर्स ऑफ लाइट में बिताई है।
यहाँ लाइट नॉलेज, क्लैरिटी और ट्रुथ को सिंबलाइज करती है। और ध्यान दीजिए फ्रेज आर्स आर सन्स पर। सन हमारी अर्थ पर एनर्जी और इंस्पिरेशन का मेन सोर्स है। तो पोएट कह रहे हैं कि इन ट्रूली ग्रेट लोगों का हर एक घंटा, हर एक आर इतना एक्टिव, रेस्प्लेंडेंट और अचीवमेंट से भरा हुआ था, जैसे कि वो खुद एक चमकता हुआ सन हो, एक सूरज हो। एंडलेस एंड सिंगिंग हुज लवली एम्बिशन। उनका काम करना और उनकी एनर्जी एंडलेस थी। और सिंगिंग वर्ड यहाँ दिखाता है कि वो अपने स्ट्रगल्स और हार्ड वर्क में रोते या कंप्लेन नहीं करते थे, बल्कि उन्हें इस इंटेंस टॉयल में एक एसेंशियल हैप्पीनेस और जॉय मिलता था। उनकी एम्बिशन यानी उनका लक्ष्य बहुत ही लवली यानी प्योर और ब्यूटीफुल था। वॉज दैट देयर लिप्स स्टिल टच्ड विद फायर। उनका लक्ष्य क्या था कि उनके लिप्स स्टिल टच विद फायर। यहाँ पर फायर एनर्जी, पैशन और विजनरी आइडियाज का सिंबल है, जो दुनिया को ट्रांसफॉर्म करने की ताकत रखते हैं। उनके बोले गए हर शब्द में एक आग थी, एक सच्चाई और कन्विक्शन था जो लोगों को इंस्पायर कर सके। शुड टेल ऑफ द स्पिरिट क्लोथ फ्रॉम हेड टू फुट इन सॉन्ग। वो चाहते थे कि उनके शब्दों से स्पिरिट यानी ह्यूमन विल और डिवाइन एनर्जी की बात हो। और ये स्पिरिट कैसी होनी चाहिए? क्लोथ फ्रॉम हेड टू फुट इन सॉन्ग, यानी पूरी तरीके से जॉय, हार्मनी और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन में लिपटी हुई। उनकी आकांक्षा यानी एस्पिरेशन थी कि उनके वर्ड्स लोगों तक पहुंचे और उन्हें अपलिफ्ट करें। एंड हु होल्ड इट फ्रॉम द स्प्रिंग ब्रांचेस। पोएट एक नया नेचर इमेजरी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे स्प्रिंग सीजन में पेड़ों पर नई लीव्स और फ्लावर्स आते हैं, वैसे ये महान लोग नेचर की ब्यूटी और फ्रेशनेस से इंस्पायर्ड होर्ड करते हैं, यानी जमा करते हैं। ये इनका नेचर के साथ डीप कनेक्शन दिखाता है। द डिजायर्स फॉलोइंग अक्रॉस देयर बॉडीज लाइक ब्लॉसम्स। उनके अंदर दुनिया को बेहतर बनाने की जो डिजायर्स और विजनरी आइडियाज थे, वो उन पर इस तरह गिरते हैं जैसे स्प्रिंग सीजन में खिलते हुए ब्लॉसम्स यानी फूल गिरते हैं। ये मेटाफर बताता है उनके इरादे कितने प्योर, ब्यूटीफुल और नेचुरल थे। व्हाट इज प्रीशियस इज नेवर टू फॉरगेट। सेकंड स्टैंजा में एंटर करते ही सेंटेंस का शिफ्ट एक जेंटल रिमाइंडर की तरह लगता है। पोएटिक स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहे हैं, दुनिया में सबसे प्रीशियस यानी सबसे कीमती चीज ये है कि हम कभी भी ना भूलें। पर क्या ना भूलें? द एसेंशियल डिलाइट ऑफ द ब्लड ड्रॉन फ्रॉम एजलेस स्प्रिंग्स। हमें उस खुशी, डिलाइट को नहीं भूलना चाहिए जो उस ब्लड से आती है, जो एजलेस स्प्रिंग से ड्रॉ किया गया है। यहाँ एजलेस स्प्रिंग्स एक मेटाफर है गॉड या प्रोविडेंस के लिए, जिसकी पावर एटर्नल और एजलेस है। इसका मतलब है कि इन ट्रूली ग्रेट लोगों के ब्लड स्ट्रीम्स में भगवान ने खुद अपना डिवाइन एसेंस इन्फ्यूज किया है। इनकी ग्रेटनेस डिवाइन ओरिजिन की है, ब्रेकिंग थ्रू रॉक्स एंड वर्ल्ड्स बिफोर आवर अर्थ। और ये जो डिवाइन एजलेस स्प्रिंग है, ये इतना पावरफुल और फॉर्मिडेबल है कि ये उन चट्टानों, रॉक्स को भी तोड़कर निकाल सकता है जो हमारी धरती के बनने से पहले दूसरे वर्ल्ड्स में एग्जिस्ट करते थे। ये एग्जैजरेशन इसलिए यूज किया गया है ताकि इन हीरोज के हार्ड वर्क की टाइमलेसनेस को दिखाया जा सके। उन्होंने एवरेज लोगों की समझ से परे चलकर नई टेरिटरीज को चार्ट किया, बिना किसी रुकावट के। नेवर टू डिनाई इट्स प्लेजर इन द मॉर्निंग सिंपल लाइट। हमें इस डिवाइन एनर्जी को हर रोज की छोटी छोटी चीजों में सेलिब्रेट करना चाहिए। सुबह की जो सिंपल और प्योर लाइट होती है, उसमें जो प्लेजर मिलता है, उसे कभी डिनाई नहीं करना चाहिए। ये हमारी लाइफ की रॉ और सिंपल ब्यूटी को अप्रिशिएट करने का मैसेज है, नॉट इट्स ग्रेव इवनिंग डिमांड फॉर लव। और जैसे सुबह की लाइट इंपॉर्टेंट है, वैसे ही शाम की जो सीरियस ग्रेव डिमांड होती है लव और कंपेशन के लिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। हमको उसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक ट्रूली ग्रेट इंसान लाइफ की सिंप्लिसिटी और डीप इमोशनल कनेक्शंस दोनों को बैलेंस करता है। नेवर टू अलाउ ग्रेजुअली द ट्रैफिक टू स्मूदर। ये एक क्रिटिकल शिफ्ट है। ट्रैफिक यहाँ पर लिटरल सड़क वाला ट्रैफिक नहीं है, ये एक मॉडर्न इमेजरी है जो वर्ल्डली रूटीन, डिस्ट्रैक्शंस और सोसाइटी की डेली मटेरियलिस्टिक भाग दौड़ को दिखाता है। पोएट कह रहे हैं कि कभी भी इस दुनिया के ट्रैफिक को धीरे धीरे आपको स्मूदर मत करने दो, दबाने मत दो। विद नॉइस एंड फॉग द फ्लावरिंग ऑफ स्पिरिट। किसी भी मॉडर्न सोसाइटी के शोर शराबे और नेगेटिविटी या कंफ्यूजन से, यानी कि फॉग से, अपने अंदर की स्पिरिट की ग्रोथ यानी फ्लावरिंग ऑफ द स्पिरिट को मरने मत दो। जो ट्रूली ग्रेट लोग थे, उन्होंने कभी इन डिस्ट्रैक्शन और वर्ड्स ऑफ डिस्करेजमेंट को अपने गोल्स तक पहुंचने के रास्ते में आने ही नहीं दिया। नियर द स्नो, नियर द सन, इन द हाईएस्ट फील्ड्स। अब हम फाइनल स्टैंजा पर आते हैं और यहाँ लैंडस्केप एकदम ग्रैंड हो जाता है। पोएट हमें माउंटेन टॉप्स पर ले जाते हैं, जहाँ बर्फ है, जहाँ सूरज सबसे करीब है और जो हाईएस्ट फील्ड यानी सबसे ऊंचे मैदान है। यहाँ ये दिखाया जा रहा है कि नेचर और इन महान लोगों के एक्शंस के बीच एक डायरेक्ट कनेक्शन है।
और यही नेचर उन्हें इटर्निटी अमर होने का वरदान कन्फर करती है। सी हाउ दीज नेम्स आर फिटेड बाय वेविंग ग्रास। इन ऊंचाइयों पर देखो कैसे इन महान लोगों के नाम को लहराती हुई घास वेविंग ग्रास फिटी कर रही है, यानी सेलिब्रेट कर रही है। उन्हें किसी इंसान की बनाई हुई ट्रॉफी की जरूरत नहीं है, नेचर खुद उन्हें ऑनर कर रही है। एंड बाय द स्ट्रीमर्स ऑफ व्हाइट क्लाउड, सिर्फ घास ही नहीं बल्कि आसमान में तैरते हुए सफेद बादल, व्हाइट क्लाउड भी ऐसे लग रहे हैं जैसे सेलिब्रेशन के स्ट्रीमर्स यानी रिबन्स हो, जो उनकी ग्रेटनेस को सलाम कर रहे हैं। एंड विस्पर्स ऑफ विंड इन द लिसनिंग स्काई, और हवा के झोंके विस्पर्स ऑफ विंड भी उनके नाम गुनगुना रहे हैं, एक ऐसे आसमान में जो ध्यान से सुन रहा है, लिसनिंग स्काई। टाइम उनकी मेमोरी को मिटा नहीं सकता, नेचर हमेशा उन्हें याद रखती है। द नेम्स ऑफ दोज हु इन देयर लाइफ फॉट फॉर लाइफ, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में जिंदगी यानी लाइफ के लिए लड़ाई की। ध्यान रहे, ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ बॉर्डर्स पर लड़ने वाले सोल्जर्स हो, ये वो कोई भी इंसान हो सकता है, चाहे वो पोएट हो, आर्टिस्ट हो या फिर कोई कॉमन मैन हो, जिसने सेल्फलेस होकर उस चीज के लिए फाइट किया जिसमें उसने डीपली बिलीव किया, जिन्होंने ह्यूमैनिटी की बेहतरी के लिए स्टैंड लिया। who wore at their hearts the fire center। इन लोगों ने अपने दिलों में फायर सेंटर को पहना हुआ था। फायर सेंटर का मतलब है कोर पैशन, करेज और अनशेकेबल बिलीफ। उनके दिल में एक आग थी, एक वार्म थी जो उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए ड्राइव करती थी। बॉर्न ऑफ द सन, दे ट्रेवल्ड अ शॉर्ट वाइल टुवर्ड्स द सन। ये महान लोग सूरज से पैदा हुए थे, बॉर्न ऑफ द सन थे, यानी वो रोशनी और इंस्पिरेशन से भरे हुए थे। भले ही उनकी जिंदगी छोटी थी, ट्रेवल्ड अ शॉर्ट वाइल, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता हमेशा हायर ट्रुथ और ब्रिलियंस यानी टुवर्ड्स द सन की तरफ रखा। उनका हर एक लिविंग आवर शाइन करता रहा एंड लेफ्ट द विविड एयर साइंड विद देयर ऑनर। और फाइनली जब वो इस दुनिया से गए तो वो उन्होंने अपने पीछे एक साफ विविड हवा, अपने ऑनर, अपने सम्मान के परमानेंट सिग्नेचर्स छोड़ दिए। उनके एक्शंस और डीड्स ने दुनिया को बेहतर बनाया है और उनकी लेगेसी हमारी ब्रीथिंग एयर में हमेशा के लिए इच हो चुकी है, जुड़ चुकी है उस उन्होंने प्रेजेंट जनरेशन को एक बेहतर हेरिटेज बिक्वेथ की है। और दोस्तों यहाँ पर हमारी ये पोएम का लाइन बाय लाइन डिटेल्ड एनालिसिस खत्म हो जाता है। अब हम इस पोएम के ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पर आते हैं। एक लिसनर और एक स्टूडेंट होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी लिटरेरी पीस की जान उसके थीम्स में बसती है। तो चलिए स्मूथली शिफ्ट करते हैं उन मेजर थीम्स की तरफ जो इस टेक्स्ट का फाउंडेशन बनाते हैं। ये पोयम ब्रॉडली इस बात को डिस्क्राइब करने का एक अटेम्प्ट है कि आखिर एक इंसान को ट्रूली ग्रेट क्या बनाता है। जब स्टीफन स्पेंडर ने ये पोयम 1930s के वॉर टाइम के दौरान लिखी थी तो डेफिनेटली उन पर वॉर का इन्फ्लुएंस था, लेकिन वो सिर्फ सोल्जर्स की बात नहीं कर रहे थे, वो एसेंशियली हर उस इंसान की बात कर रहे हैं जो सेल्फलेसली उन वैल्यूज के लिए लड़ता है जिनमें वो बिलीव करता है। इस डेफिनेशन में सेल्फलेस और पैशनेट आर्टिस्ट, पोएट्स और ऐसे लोग शामिल हैं जिनके डीड्स और क्रिएशन आने वाली जनरेशन को इंस्पायर करते हैं। द कनेक्शन बिटवीन मैन, नेचर एंड अटर्निटी। पोयम लगातार ये सजेस्ट करती है कि पास्ट हमेशा प्रेजेंट से कनेक्टेड रहता है। स्टीफन स्पेंडर दिखाते हैं कि इन ट्रूली ग्रेट पर्सनालिटीज का पर्नियल नेचर के साथ एक बहुत ही क्लोज कॉरेस्पॉन्डेंस है। जैसे नेचर, सनशाइन, स्प्रिंग ब्लॉसम्स, स्नोई माउंटेन एटर्नली प्रेजेंट रहती है, वैसे ही नेचर इन महान लोगों को एटर्निटी कन्फर करती है, यानी उन्हें भी अमर बना देती है। वक्त यानी टाइम इनकी मेमोरी को कभी नहीं मिटा सकता। द डिवाइन ओरिजिन ऑफ इंस्पिरेशन। जब पोएट एजलेस स्प्रिंग से ब्लड ड्रॉ करने की बात करते हैं तो वो डिवाइन ओरिजिन की तरफ इशारा करते हैं। इसका थीम ये है कि गॉड या फिर प्रोविडेंस ने अपना डिवाइन एसेंस इन महान लोगों के ब्लड स्ट्रीम्स में इन्फ्यूज किया है, जिससे इनकी पावर एटर्नल बन जाती है। ये डिवाइन इंस्पिरेशन ही उन्हें एवरेज इंसान की समझ से परे चलकर नई टेरिटरीज चार्ट करने की हिम्मत देती है। द स्ट्रगल अगेंस्ट मॉडर्न डिस्ट्रैक्शंस। पोएट ट्रैफिक, नॉइस और फॉग जैसे वर्ड्स का यूज करके मॉडर्न इंडस्ट्री और सोसाइटी के नेगेटिव साइड्स को हाईलाइट करते हैं। स्टीफन स्पेंडर और उनके टाइम के पोएट्स हमेशा से अर्बन इंडस्ट्रियल लैंडस्केप से सीमी साइड यानी डार्क और करप्ट साइड को प्रेजेंट करते थे। यहाँ थीम आउटर रियलिटी यानी सोसाइटी के शोर और इनर रियलिटी यानी ह्यूमन स्पिरिट को कनेक्ट करने के स्ट्रगल के बारे में है, जो कि स्पेंडर का ओवर रीचिंग थीम रहा है हमेशा। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आर्टिस्ट। स्टीफन स्पेंडर हमेशा आर्टिस्ट और लिटरेचर्स के कनेक्ट में रहते थे और उनके साथ आर्ट की सेंसिटिविटी शेयर करते थे। ये पोयम दरअसल एक समिशन है उनके आर्ट के लव का, सोशल इश्यूज के साथ उनके डीप एंगेजमेंट का
और इस स्ट्रॉन्ग बिलीफ का कि आर्टिस्ट की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोसाइटी को शेप करने में। तो इन सभी थीम्स और डीप एनालिसिस को कंबाइन करके हम स्टीफन स्वेंडर और उनके इस मैग्निफिसेंट वर्क को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। एज अ राइटर, स्टीफन स्वेंडर एक ऐसे इंसान थे जो डायरेक्ट और सिंपल स्टाइल में लिखते थे, जिसकी वजह से उनकी पोएटिक कम्युनिकेशन को समझना और फ्लो करना आसान हो जाता है। उन्होंने पुराने फॉर्मल पोएटिक्स कन्वेंशंस को ब्रेक किया और मॉडर्न स्टाइल अपनाते हुए फ्री वर्स में अपनी पोएम्स लिखी। उन्हें एक राइटर ऑफ सोशल प्रोटेस्ट के रूप में याद किया जाता है। अपने टाइम के सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज जैसे टोटलिटेरियनिज्म और क्लास स्ट्रगल्स में उनका डीप इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन इन सबके कोर में वो एक ह्यूमनिस्ट थे। उनके अंदर कॉमन लोगों की सफरिंग्स के लिए बहुत कंपैशन था। इस पोयम के थ्रू उन्होंने किसी हीरोइक एक्शन के लैक के लिए प्रेजेंट को क्रिटिसाइज नहीं किया, बल्कि उन पास्ट हीरोज के कॉन्ट्रीब्यूशंस को ग्रेटफुल एक्नॉलेजमेंट दिया है, जिन्होंने दुनिया को बेहतर बनाया है। आई थिंक कंटिन्यूली ऑफ दोज हु वर ट्रूली ग्रेट एक ट्रिब्यूट है ह्यूमन स्पिरिट को, रेजिलियंस को और उस आग को जो कभी नहीं बुझती। इस थॉट प्रोवोकिंग और इंस्पायरिंग नोट के साथ हम इस पोएम और डिस्कशन को यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस डिस्कशन के बाद आपको ये पोएम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी आपके कोई भी डाउट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे डिटेल्ड और इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।